पाकिस्तान जो है वो मदद मांगने के लिए चला गया अमेरिका में। 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो वहाँ क्लिंटन साहब के पास पहुँच गया। एक्चुअली जो पाकिस्तान है ना, पहले अमेरिका का रखेल था, अभी वो चाइना का रखेल बन गया है। पहले वो अमेरिका से फसल था, तो अमेरिका से कहा कि सुनिए ना, मदद करिए मेरा। अमेरिका के पास गया मदद करने के लिए, तो अमेरिका ने पूछ दिया नवाज शरीफ से, ये बताइए वो नॉर्दर्न इन्फेंट्री आपकी फौज घुसी है कि नहीं घुसी है? तो कहा कि हमरे फौज घुसी है, और ये चट्टा घुसा दिया बिना हमरे बतैले। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि पाकिस्तान में जो सेना होती है ना, प्रधानमंत्री की भी वैल्यू नहीं देती है। कारगिल के लिए 10% जिम्मेदार जो थे वो नवाज शरीफ थे, 90% ई चोट्टा जिम्मेदार था। अपने को बहुत बड़ा का समझता था, सिकंदर द्वितीय चोट्टा, कहीं के फांसी लगतो हो तोरा कुछ दिन में, अस्थिर रहो यहाँ पे। तो ये इनको तो पता था, ये तो बेचारा खुद अपने जनरल से डरते थे, जबकि ये इतना बड़का नमक हराम है कि इसको जनरल का पद नवाज शरीफ ने दिया था, जबकि ये सबसे जूनियर था जनरल की लिस्ट में, फिर भी इसको दिया। ये क्या किया, नवाज शरीफ को हटा के अगले साल खुद क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। हम ही बढ़िया से हुआ। ये तो तू लोग यार अपने देश का नहीं है तो हम लोग का कहाँ से हो जाएगा रे? तो ये बिल क्लिंटन ने कहा कि सुन नवाज शरीफ, देर चक्कर मत कर यहाँ पे, तो पहले परमाणु बम फोड़ा है तो हम तोरा दिमाग खराब है, तू क्या समझता है, तू गलत काम करेगा हम तोरा साथ देंगे, पूरी दुनिया हमको नहीं थूकेगी, तू अपनी फौज पीछे बुलाओ। तो ये लोग अकेले रूम में बात कर रहे थे, तो बाहर में पाकिस्तानी जो इनके साथ जो गए थे सब चमचा बेलचा, वो कहते कि हाँ नवाज शरीफ हैं, इनको तो अमेरिका वैल्यू देगा, रखेल को तो कोई वैल्यू देता है। मुंह लटका के नीचे आए हैं, अमेरिका वैल्यू नहीं दिया है, चलो फौज वापस बुलाओ। तब तक पगला ये चाइना गया था मदद करने कि हमको मदद कीजिए यहाँ पर। तब तक भारतीय जो थे सब टेलीकॉम वाले इसका बतिया रिकॉर्ड कर लिया सब, और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और यशवंत सिंह जो थे, जसवंत सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टेप सुना दिया कि इससे सूरज चाइना में कह रहा है कि हमारी फौज घुसी हुई है, और यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। यानी दुनिया के मैटर पे ये तो चौपट हो गए। लेकिन ये चोट्टा हटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि हम चुनाव लड़े यहाँ पर। बताइए हमारी सेना कितनी बेहतरीन होती है, सर्जिकल स्ट्राइक करके आई तो मोदी जी बोलने लगे कि हमारी सेना की है, हमारी सेना की है, नेता कहने लगे सब मारे। लेकिन फौज ने कभी नहीं कहा। बहादुरी यही होती है भाई, बहादुर की पहचान जंग के मैदान में होती है, मीडिया में नहीं होती है। लेकिन ये मानता नहीं था। तो ये सऊदी अरब के राजकुमार जो राजा थे उस समय फहाद, उन्होंने फोन किया इसको कि रे चोट्टा कहीं का, तू शांति से रह जाओ मैटर पे, न तो तोरा हम व्यवस्था कर देंगे। ये खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम तो नवाज शरीफ को टपका दिए रहते अगर ये बीच में नहीं आए रहते। तो सोचिए ये अपने प्रधानमंत्री को टपका रहा था, रे चोट्टा। सारा घमासान, ये तो वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी चल रही थी, और उधर भारत की जो फौज ना कह के लेंगे मार रही थी एकदम बढ़िया से, और धो रही थी जब पाकिस्तानियों को ना, तब उन लोग को समझ में आया कि भाई साहब बहुत बुरी फंस गए हैं पाकिस्तान। इनको लग रहा था, ये क्या कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है। अरे ससुरे तू नहीं, तू का हम लोग का गर्दन पकड़ेगा? बड़ी एक गनीमत मनाओ ना कि जितना हरामीपन तुम लोग करते हो ना, अगर भारत ने एक बार हरामीपन किया ना तो तुम लोग इतिहास में पढ़े जाओगे। एक देश हुआ करता था, पाकिस्तान नाम था। जैसे भारत में कैसे छोटा बच्चा को कहानी सुनाया जाता है, चंदा मामा दूर के, वही पाकिस्तान ऐसा था, बाबू बाबू हल्ला मत करो नहीं तो पाकिस्तान की तरफ थुराओगे। ससुरे तू लोग ना पूरी दुनिया में ना मुसलमानों का नाम चौपट किया तुम लोग, तू लोग की वजह से पूरी दुनिया में ना मुसलमानों को गाली दिया जाता है। ये चट्टा क्या करेगा, कहीं जाके बम फोड़ देगा। अरे यार तुमको इतने माँ के दूध में तो इतना गर्मी है ना, तो आओ ना हमारी फौज खड़ी है, काहे लिए पीछे से हमला करता है चट्टा कहीं का। तो देखिए इन लोग पे भरोसा करना नहीं चाहिए। 14 जुलाई तक पाकिस्तान के जितने हिजड़े घुसे थे उन सारे हरामियों को भारतीय सेना ने मार दिया, और राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर खंजर मारा था, हम उसके सीने पे गोली मारे हैं। ये देखने में व्यक्ति बूढ़ा था, इनको कम मत समझिएगा। बुढ़ापा में परमाणु परीक्षण करने वाला प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। हम उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और उसी समय राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है। ये नसीब अब किसी को नहीं होगा जो एक साथ इतना योग्य राष्ट्रपति और इतना योग्य प्रधानमंत्री देखने को मिले। अब ये नसीब किसी को नहीं होने वाला है जो दो बड़े नेता इतने योग्य हो जाए। इन्होंने कह दिया 14 जुलाई को कि भैया ये ऑपरेशन हमारा विजय सक्सेस हो गया। लेकिन आर्मी ने कहा कि ना ना भाई सब पे भरोसा करना, ये पाकिस्तानियन पे नहीं। अब सेना ने एक एक करके घूमना चालू किया, कहाँ कहाँ पाकिस्तानी छुपे हैं सब। तो पूरी तरह से 26 जुलाई को सेना ने कहा कि एक को कुत्ता नहीं बचा है। इस ससुरा सब लाश लेने नहीं आया था अपनी फौज का, कह रहा था कि हमारी फौज नहीं है, जबकि जेब में आई कार्ड था कि पाकिस्तानी आर्मी नॉर्दर्न इन्फेंट्री। ससुरा कहीं अरे लाश तो ले जाते यार, हम लोग लाश दे सकते थे।
भारतीय सेना की बहादुरी देखिए। पाकिस्तानियों ने जब 14 मई को हमारे पेट्रोलिंग पे गए कैप्टन सौरभ कालिया को पकड़ा था, चारों ओर से घेर लिया था, तो इन पर इतनी यातनाएं दिया था ना, इनके आंख निकाल लिए थे, इनके होंठ और जीभ काट लिए थे, कान काट लिए थे सब, नाखून निकाल लिए थे सब, इनके कपड़े उतार कर इनके गुप्तांगों को काट लिया गया था, इनके लाश के टुकड़े करके बोरा में भर के फेंक दिया गया था। इन हरामी पाकिस्तानियों ने इतना गलत काम किया जो युद्ध इतिहास में कभी ऐसा नहीं है, युद्ध के नियम में नहीं है ऐसा। जबकि भारतीय सेना जब अपना सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जो कुछ पाकिस्तानी जो थे मर गए थे, कुछ घायल थे, जो अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्हें इज्जत से पानी पिलाया, उन्हें इज्जत से दफनाया। उन्हें पहले पाकिस्तान को कहा कि आप अपनी फौज को ले जाइए, नहीं ले गया तो उन्हें इज्जत से दफनाया गया था। ये फर्क होता है एक जानवर और एक इंसान में। हम सबको ये फर्क बना के रखना होगा, तभी अलग पहचान है। हम जब भी हिंदुस्तानी अगर विदेश में जाते हैं तो इज्जत के नज़र से देखे जाते हैं, और ये पाकिस्तानी जब भी जाएंगे शक के नज़र से देखा जाएगा। 4 बार सिक्योरिटी जांच होगा कि चोट्टा बम लेके तो नहीं आया है। ये इंसानियत बरकरार रहना है। दुश्मनी की आड़ में हमें पाकिस्तान से बेहतर बनना है, न कि पाकिस्तान से खराब बनना है। ये इंसानियत हमारी सेना की बरकरार रहनी चाहिए, जो उनके अंदर कूट कूट के भरा है। इस लड़ाई में घाटा क्या हुआ? पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए, अमेरिका से उनका रिश्ता खराब हुआ, पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर से फेथ खत्म हुआ, पूरी दुनिया को लग गया कि ये जम्मू कश्मीर और सियाचिन पर रास्ता रोकना चाहते थे, तो क्या रोकेगा हम लोग का? इन लोग की डिप्लोमेसी फेलियर हो गई। और सबसे बड़ा जो घाटा लगा इन लोग को, वो इनके आर्मी में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। इनके वायुसेना को पता ही नहीं था, नौसेना को पता नहीं था कि कारगिल में युद्ध होने वाला है। ये तो सोच रहा है बस इसका मन बढ़ ही था, ये कर दिया। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के साथ भी कई समस्याएं थी। पहला कि भारत के लिए वेदर एकदम खराब था, मौसम पूरी तरह खराब था, हाइट इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग हाइट पे चढ़ रहे थे, तो हाइट की वजह से प्रॉब्लम हम लोग को फेस हो रहा था युद्ध के वक्त में। और ऑक्सीजन वहाँ कम हो जा रहा था, और हम लोग तो रेडी ही नहीं थे लड़ाई के लिए। और अचानक हो गया, कौन रेडी रहेगा भैया? फरवरी में हम लोग मिलने गए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ जाके प्रधानमंत्री से गले मिलने, हमको क्या पता तुम खंजर घोंप देगा यहाँ पे। और जो हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर है, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तानी की आर्मी जिम्मेदार है, लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। तुम जासूस किस काम का रहे कि तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की हजारों फौज घुस गई, वो आर्टिलरी लेके चले आए, एमुनेशंस लेके चले आए, मिसाइल लेके घुस गए, हमारी फौज चुपचाप मुंह देख रही है। हमारी फौज तो बहादुरी से लड़ी, जो जासूस थे सब, इंटेलिजेंस, वो चोट्टे कहाँ मर गए थे सब। और ये हमेशा से यही होता है। 1962 की लड़ाई हम लोग को मुंह की खानी पड़ी यही जासूसों की वजह से। 1984 में ये ससुरे सियाचिन में घुस गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे सब छोड़िए, 2008 में देखिए ना, मुंबई में जब हमला हुआ तो हमारे जासूसों को पता ही नहीं था कि अजमल के साथ घुस गया, हमला कर दिया, चोट्टा सरकारी नौकरी लेना है, कोनो काम का नहीं है सब अधिकारी। इनको ले आके हम तो रहते ना वहां पे, हमारे पास पावर रहता ना, हम तो ससुरा जितने अधिकारी है ना ससुर, इनको जिस तरह से पाकिस्तानियों को भूने थे ना उस तरह भून देते ससुरा। तुम क्या कर रहा है? क्योंकि हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में एक और शौर्य गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन उन माओ की गोद जो सुनी हो गई करगिल की लड़ाई में, उन्हें हम कभी नहीं लौटा सकते उन चोट्टे जासूस इंटेलिजेंस वालों की वजह से। बस नौकरी हो गया ना, सरकारी नौकरी, अब कौन जरूरत है जासूसी करने का? मेहरारू संगे घूमो, हम लोग हाँ कैसी हो देश भाड़ में जाए। आज के वक्त में देखेंगे तो काफी तकलीफ होता है। आप कभी फौज में जाइएगा ना, वहां पर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके जो पूजा स्थल होते हैं एक पास होते हैं, वहीं पर आपको नमाज पढ़ना है, उसी के बगल में पूजा करना है, वहीं पे गुरुद्वारा में जाना है, एक ही होता है कैंपस, उसी में सब होता है। और यहाँ हम लोग मरे जाते हैं, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तो ये अरे यार क्या करें, तो कुछ तो सिखों से सीखना चाहिए। ये दे आर बॉर्न फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए जन्म, इतनी सेवा करते हैं ये समाज की जिसका कोई हद नहीं। काफ़ी तकलीफ होता है जब इतनी बहादुरी से हमारे जो फौजी जो देश पे लड़ते हैं, हमारे देश के अंदर कुछ मामूली नेता के चक्कर में हम लोग आपस में लड़ लेते हैं। हम एक बात बताइए, मेरा ये वाला हाथ काटिए या ये हाथ काटिए, तकलीफ तो हमें होगी ना। तो हिंदुस्तान के किसी भी धर्म का व्यक्ति मरे, तकलीफ तो भारत माँ को होगी। हमें इस बार काफ़ी तकलीफ हुआ। एक्चुअली हम 6 जुलाई को हम पटना गए हुए थे। तो जैसे पटना में एंट्री किए ना, तो वहाँ चेक पोस्ट चल रहा था, तो मेरी चेकिंग वगैरह थी, तो हमको भी चेकिंग हुआ, तो मेरा सब कुछ था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। एक फौजी भाई का कोई नॉर्मल सा कोई पेपर था जो छूट गया था, तो फौजी वो कह रहा था पुलिस वाले से कि मेरा केवल पेपर छूट गया है, आप हमको जाने दीजिए, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो कह रहा कि नहीं जाने देंगे, फाइन भरो, ये करो। अब वो बहस थोड़ी करेगा वो लोग यहाँ, न तो एक झापड़ देगा तो सूझ जाएंगे ये लोग। लेकिन बेचा उससे लिए हम कहेंगे सर हम आपको दे देते हैं, तो कहा कि देखो पैसे का प्रॉब्लम नहीं,
तकलीफ इस बात की है कि हम अगर देश के लिए हम लोग लड़ लेते हैं और हमारा एक पेपर छूट गया है तो ये आपको नियम कानून सिखा रहा है। अभी वो भाई ऐसा दे ही रहे थे ना फौजी, तब तक एक तो नेता विधायक का गाड़ी गया, वो रोका तो गरिया दिए, रे हमारा गाड़ी रोकेगा, चुपचाप सटक गए। यहाँ पे अजब हाल है यार। फौजियों के प्रति इज्जत रखनी चाहिए, कहीं पे भी उनके लिए इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। एक आम नागरिक से ज़्यादा उनकी इज्जत होनी चाहिए। जिस वक्त करगिल की लड़ाई हो रही थी, वो पहली लड़ाई थी जो हम लोग टीवी पे देखे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे पूरे देश की जनसंख्या को युद्ध के माहौल को दिखा दिया, जिससे कि हम सब एक हो गए। उस वक्त से बरखा दत्त एक पत्रकार होती थी, अभी भी हैं वो काफ़ी रिपोर्टिंग करती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम लिए थे, तो छोटे छोटे थे, तिरंगा लेके भाषण देने गए थे। हम अभी बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत देश बचाएंगे। करगिल की लड़ाई को देख के हम लोग के मन में भी ना एक देशभक्ति का जुनून आ गया। ये सोच लिए कि हम भी जाएंगे तो फौज में ही जाएंगे। इसीलिए हम लोग जब 10th पास किए तो एनसीसी किए। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, फायरिंग वगैरह सब वहीं सिखाया, हथियार के बारे में हम लोग को। उसके बाद एनडीए का एग्जाम दिए हैं लोग, ताकि हम लोग जाके एक ऑफिसर रैंक की जॉब ले सकें आर्मी में। तो एनडीए का जब आप एग्जाम देंगे ना तो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है एसएसबी, वो इंटरव्यू लेती है 5 दिन का। उसके बाद आगे आपको रोक लेती है मेडिकल के लिए। तो हम इलाहाबाद गए थे एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ चेस्ट नंबर वगैरह सब मिलता है। तो वहाँ पे जब गए थे तो इंटरव्यू वगैरह में, लेकिन बाद में काफ़ी खुशी हुआ वहाँ पे कि हम यहाँ आ गए, कुछ ही दिन बाद हम फौज में अफसर हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब मेडिकल में गए ना तो मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर आप देखेंगे ना मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा है, यहाँ पे 21 डिग्री का एंगल है। मेडिकल अनफिट के वजह होने की वजह से हमको छाट दिया गया। मेरी ज़िंदगी का ना एक सपना ही टूट गया, भाई फौज में जाना चाहते। हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हमारे जो एनसीसी के सर थे सूबेदार सुनील सिंह राजपूत, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, उनको कॉल किए कि सर हम एनडीए में, अब हमारा हाथ तो टेढ़ा है, अब तो हम कभी नहीं जा सकते, ना एनडीए से जा सकते ना सीडीएस से। कहे कोई बात नहीं, तुम आगे अब फर्दर कुछ और देखो, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भी गए थे तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब इतने महान लोग का नहीं हुआ तो थोड़ा सा अपने आप को समझाने का एक हिम्मत आया कि नहीं अब हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। इन्होंने बहुत कुछ किया, हम लोग तो इनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि जहां भी रहें आप फौजियों के लिए एक रिस्पेक्ट बनाए रहें। हम लोग के घर के आगे से जब करगिल के वक्त में गाड़ियां भर भर के जाती थी ट्रेन ना, हम लोग ट्रेन के ट्रैक के किनारे खड़ा होकर सब लोग सैल्यूट करते थे, जय हिंद सर। छोटे छोटे हम लोग थे। तो अभी भी आप भी जहां रहिए उनके रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो वहां खड़े हैं, हमारी बदले की तकलीफ वो अपने सर झेल रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।